नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ा हुआ है। कानूनन क्या कुछ अधिकार हासिल है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कानूनी पहलू आखिर इस कानून से जुड़े क्या कुछ कहते हैं। और इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। या तो क्या है यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनी प्रावधान। अगर इस विषय से संबंधित कोई सवाल आपके जहन में चल रहा है कि क्या कानूनन अधिकार हमें हासिल हैं, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी अगर आपके सामने है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। चुके हैं टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल का वाजिब जवाब पा सकते हैं। या तो लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी समस्या से अगर आप परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। और आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ चेतन शांडिल्य जी जुड़े हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये कानून क्या कुछ कहता है, क्या कुछ अधिकार दिए गए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए? ये अधिकार जो हैं काफ़ी कुछ पहले थे, फिर उसके बाद जब निर्भया कांड के बाद क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें कानूनी प्रावधान 354 और 376 उसमें काफ़ी कुछ और उसको स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट बनाया गया, जिसमें महिलाओं पे हो रहे उत्पीड़न, या तो वो जहाँ काम कर रही हैं वहाँ पर या उनके साथ आम जगह घर बाहर जहाँ भी उत्पीड़न हो रहा है उसको और कठोरता से देखते हुए उस पर कठोरतम कार्रवाई करने की कानूनी प्रक्रिया को सख्त से सख्त कर दिया गया है। जिस तरह से अक्सर इस मामले सामने आते हैं, चाहे दफ्तरों से जुड़ो, जैसा आपने जिक्र किया कि चाहे वो पब्लिक प्लेस में अगर इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो उसको लेकर कानूनी प्रावधान है। देखिए, कानूनी प्रावधान अगर आप दफ्तरों से लेकर बात करते हैं तो उसमें ये द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वुमेन्स एट वर्क प्लेस है, जो कि 2013 में पार्लियामेंट द्वारा बिल पास होकर ये एक्ट कानून बनकर हम लोग के लिए आया। और इसमें साफ मुख्यतः जिसमें उत्पीड़ित महिला जो कि कार्य कर रही हैं और कार्य करते समय उन पे भी किसी तरह का यौन उत्पीड़न होता है तो उसके दायरे को देखते हुए इससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा कमेटी की गाइडलाइंस दी थी उसको क्रियान्वित करते हुए इन चीज़ों को और कानूनी रूप से एकदम उल्लेख करते हुए इसको क्लियर कर दिया गया है, जिसमें जो आपने गाइडलाइंस का जिक्र किया है, इस गाइडलाइंस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ गाइडलाइंस हैं। हमारे दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राजेंद्र जी पहले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी सर, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी, मेरा सवाल है संपत्ति से रिलेटेड जी। फादर ने मतलब फादर हमारी संपत्ति 2 भाइयों के नाम से है जी। जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो सेकंड बेटे के होने वाले बच्चे के लिए विल बना गए हैं। तो उस प्रॉपर्टी पे बड़े भाई अपना कुछ अधिकार जमा सकते हैं, ये छोटे भाई के बेटे पे के नाम करके गए हैं फादर। चले बिल्कुल। ये आपके पिताजी द्वारा खुद की संपत्ति अर्जित की गई थी या आपके कोई और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है? आपने पेरेंटल बोला है, पहले 2 क्लियरिटी दीजिए, पेरेंटल है या एंसेस्ट्रल है? फादर ने खुद बनाई थी। खुद बनाई हुई, और फादर ने विल आपके छोटे भाई के बेटे के नाम कर दी। हाँ, वो बोले कि उनके जो बेटा होगा वो ये प्रॉपर्टी उसको दी जाए।
इसमें विल के कंटेंट्स देखने पड़ेंगे। विल का क्या है, आप विल भेज सकते हैं, उसको देखने के बाद आपका पूरा कानूनी तौर से मदद की जा सकेगी, क्योंकि इसमें काफी पेचीदगियां होती हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं राजेंद्र जी कि आप अपने दस्तावेज जो है अगर आप हम तक पहुंचा देंगे तो उनका निरीक्षण करने के बाद जो भी उचित कानूनी समाधान होगा वो आप तक हम जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कानपुर से अगली दर्शक सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मुझे एक जनरल सवाल पूछना है जी जी कि जैसे कि कोई बच्चा हो तो उसकी कस्टडी क्या पिता उसकी ले सकता है? बच्चे की उम्र कितनी? बच्चे की उम्र अभी 2 साल है, तो मतलब कितने साल का होगा तो पिता ले सकता है कस्टडी? चेतन जी। जी, आप अगर आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है, मैं एक जनरल सवाल पूछ रही हूँ। सीमा जी, जनरल सवाल पूछ रही तो इसमें काफी कुछ देखना पड़ता है। बच्चे की उम्र को देखते हुए मुख्यतः कस्टडी मां के पास जाना चाहिए, लेकिन कारण अगर पिता संभवतः कोर्ट को यह बता सके कि मां द्वारा बच्चे का लालन पोषण नहीं किया जा सकता, तो बहुत सी स्थितियों में ऐसा देखा जा सकता है, हो सकता है 0.1% चांसेस हो कि फादर के पास कस्टडी जा सके। चलिए, उम्मीद करते हैं सीमा जी जो आपके जहन में सवाल चल रहा था उसका वाजिब जवाब आपको जरूर मिलेगा। हम लगातार अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या से आप परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। अगर किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगी है और कोई रास्ता आपको नहीं सूझ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ा हुआ है कि कानूनन क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ अधिकार हैं अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो। चेतन जी, जो हम जिक्र कर रहे थे, कुछ गाइडलाइंस के बारे में आप बता रहे थे। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा कमेटी बनाने के लिए बोला है, जो कि आपके यहाँ अगर कोई भी महिला कार्यरत है किसी भी स्थान पे, चाहे वो एडहॉक हो चाहे रेगुलर हो, जैसे भी पोजीशन पे हो, अगर उसको किसी तरह से उत्पीड़ित किया जाता है या उनको किसी भी मानसिक शारीरिक किसी भी रूप में प्रताड़ित किया जाता है, तो अपनी एक कंप्लेंट अपने यहाँ ऑफिस में दे सकती हैं और उस पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें मेंबर्स एनजीओ के एक हेड और साथ में 2 और लोग होंगे, जिसका सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस में क्लियरली उत्थान, अगर उनकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो इसमें कानूनन उसमें पेनल एक्शन भी है, जो कि पैसे के द्वारा भी है। तो इसमें कानूनी रूप से उस महिला के साथ हो रहे उत्पीड़न को बहुत बारीकी से देखा जाता है और सजा वैसी ही दी जाएगी। चलिए, एक और कॉलर ब्रजेंद्र नाथ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र नाथ शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर जी, मैं ब्रजेंद्र नाथ शुक्ला बोल रहा हूँ एमपी से। जी जी, बताएं। सर जी, मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादा बाबा, हाँ, उनके भतीजे ने अपने हिस्से की जमीन बेची थी और उन्होंने अपने हिस्से की जमीन बेचे, उनके भतीजे ने अपने हिस्से की जमीन बेची थी जी हाँ जी, और गलती पटवारी की गलती कारण या जानबूझ के जैसा भी कुछ हुआ हो, हमारे बब्बा के नाम की जो भूमि आई थी उसकी रजिस्ट्री हो गई थी। इत्तेफाक से हमारे बाबा को उसी समय पता चल गया तो उन्होंने सिविल कोर्ट में केस किया और 3 मार्च 1971 को रजिस्ट्री निरस्त कर दी गई। इससे पहले उन्होंने कभी भी आपत्ति करता राजकुमार शुक्ला है और विजय कुमार शुक्ला है, जी जी, जो कि न हमारे साथ खातेदार है और न कोई परिवार के हैं। आप नाम न बताकर मुख्य मुद्दा बताएं। मुख्य मुद्दा में सवाल क्या है आप चाहते क्या है? मैं सर ये चाहता हूँ कि यानी 78 में हमारी रोड जमीन फंसी हुई है जिसका अवार्ड में हमारा नाम पारित हुआ है, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। क्या आपकी जमीन, क्या शुक्ला जी आपकी जमीन एक्वायर कर ली है सरकार ने, भूमि अधिकृत हुई है? हाँ सर जी, कर चुकी है, मैंने तोड़ चुकी है, जिसके कारण मैं खेती नहीं कर पा रहा हूँ। तो खेती नहीं करनी, मैं करता हूँ आप कुछ हिस्से में करता हूँ, कुछ हिस्से में नहीं कर पा रहा हूँ। मुख्यतः जो हिस्सा आपके उस पे आया है और जिसका भूमि अधिग्रहण हो चुका है उस पे आप खेती नहीं कर पा रहे, ना ही आपको मुआवजा मिल रहा है, मुआवजा मिल पा रहा है। आपने इस संबंध में अधिकारियों को कहीं लिखित में शिकायत अपनी दी?
जी सर जी 181 किया रहा है एमपी से मध्य प्रदेश 181 कॉल 181 के बाद आपका एसडीएम द्वारा फैसला। जी आप मेरी बात सुन ले पहले, शुक्ला जी जी। आप मेरी बात अगर सुन सकें तो मैं बोलूं, आप सुन ले मेरी बात को। एसडीएम साहब के फैसले के बाद आपका जो भी चीज आया है वो कागज आप हमारे ऑफिस भेज सकते हैं, उसको देखने के बाद आपको लिखित रूप में उसका रिप्लाई भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र नाथ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों से हम अपील भी कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं तो आप समय नष्ट ना करें, सीधे अपना सवाल करें और साथ में अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपके जहन में भी किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है, कानूनी समस्या चल रही है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। और साथ ही आज जिस विषय को हम लेकर आए हैं चर्चा में कि कानूनी प्रावधान क्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए, अगर इस विषय से भी संबंधित कोई सवाल आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चेतन जी, जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे, गाइडलाइंस का भी जिक्र आप कर रहे थे, सजा का भी कर रहे थे कि वो किस तरह का हैरेसमेंट का आरोप है, किस तरह का मामला है, उसके बाद डिफाइन होता है कि सजा क्या मुकर्रर होती है। तो अधिकतम सजा क्या है? देखिए, कम से कम न्यूनतम और उसके बारे में बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि केस टू केस डिपेंड करता है किस तरह से घटना घटित हुई है और उस पर किस तरह से ऑफिस वालों ने रिपोर्ट बनाई है और उस कमेटी को आगे क्या किया गया है। तो सजा का जो प्रावधान है वो इंडियन पीनल कोड से देखा जाएगा। इंडियन पीनल कोड चाहे वो 354 में आए, चाहे 354 के कई पार्ट्स हैं, भाग अमेंडमेंट एक्ट है 376 में जिसको आप प्रथम दृष्टया हीनियस मान सकते हैं। तो सजा का प्रावधान पीनल सेक्शन जिस हिसाब से घटना घटित हुई उस हिसाब से देखा जा सकता है उसको। चलिए बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ धोबी लाल जी जुड़े हैं, आप राजस्थान से हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। मेरे 8 महीना से साहब विकलांग पेंशन नहीं आ रही है। कितना समय हुआ? 8 महीना। 8 महीने हो चुके हैं। आपकी विकलांग पेंशन नहीं आ रही है? 8 महीना तो नहीं आ रही है। उन्होंने खाता भी खुलवा दिया, जीवन प्रमाण पत्र भी दे दिया। आपने अपने जिलाधिकारी को लिखा? सर मैं तो विकलांग हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? अपने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखते हुए शिकायती पत्र लिखें और उस पर कार्रवाई जरूर होगी। धन्यवाद। चलिए धोबीलाल जी, जो उपाय चेतन जी की तरफ से कहा गया कि आप जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखें जो भी आपकी समस्या है, जिसके बाद निश्चित तौर पर आपकी सहायता जरूर हो पाएगी। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरठ से अगले दर्शक प्रमोद गिरी जी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। प्रमोद जी, क्या आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 बताएं, सवाल कीजिए। सर जी मैं कहना चाह रहा हूँ, पुलिस वालों ने जी, हेलो सुन रहे हैं हम आपको, बोलिए। मेरे थाने के पुलिस वालों ने मुझे मेरे घर पे उठाकर और 4 दिन अवैध तरीके से अपनी हिरासत में रख के जेल भेज दिया था सर जी। आपको 4 दिन पुलिस हिरासत में रखने के बाद जेल भेज दिया? जी जी, उसमें मेरे परिजन डेली अधिकारियों को फैक्स रजिस्ट्री वगैरह करते रहे जी। क्या करते रहे? रजिस्ट्री फैक्स करते रहे अधिकारियों के लिए जी। रजिस्ट्रियां करते रहे? हाँ जी, अधिकारियों को कि हमारे लड़के को ऐसे से गलत तरीके से हिरासत में रख रखा है। अच्छा, आपने रजिस्टर्ड पत्र अधिकारियों को भेजे हैं? किस सेक्शन में आपको जेल भेजा गया? मुझे जी एक झूठा फर्जी क्या नाम जी लूट के बरामदगी का केस लगा के जेल भेज दिया था जी। आपके साथ पहले और भी ऐसी कोई घटना घटित हुई? आपके पीछे कोई केस? कोई घटना मेरे साथ कोई घटित नहीं हुई थी। आपके पीछे कोई केस और भी हैं? उसके बाद में क्या नाम जी सर जी फिर हमारी गांव में रंजिश चली हुई है जमीन के। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका बताएं, आपके इस केस के अलावा और भी पीछे कितने केस चल रहे हैं? इसके बाद में मात्र सर एक केस चल रहा है। अभी हमारा झगड़ा हो गया था गांव में इलेक्शन वाले दिन। एक मिनट, आप जो भी अपनी लिखित शिकायत है, अपनी लिखित शिकायत जो रजिस्ट्रियां भेजी गई हैं उसको एक पूरा ब्यौरा बनाते हुए अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी को भेज सकते हैं, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो आप हाईकोर्ट में याचिका डाल सकते हैं अपनी।
चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो चेतन जी ने आपको रास्ता बताया, अगर उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सहायता मिलेगी। डीएस नंदी साहब अगले कॉलर हमारे साथ राजकोट से जुड़ गए हैं। नंदी साहब, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, नमस्ते जी। जी। मैं रेणुकूट से बोल रहा हूँ। मैं एक जमीन खरीदा था और उस जमीन का पोजीशन मिल गया, रजिस्ट्री हो गया, उसका म्यूटेशन भी हो गया है। और अब मैं जब वहाँ पे फेंसिंग करने गया तो पता चला कि उस मालिक मतलब जमीन के मालिक ने दूसरे को भी उसी जी संपर्क टूट गया। शायद इनका नंदी साहब का जो सवाल मैं था, आपका सवाल पूरा होने से पहले जितना मैंने सुना है, शायद आपके साथ धोखाधड़ी हुई है कि वो जमीन ऑलरेडी किसी को बेची जा चुकी है। आप उसमें एक तो सिविल सूट दायर करें और उसका स्टे ले लें, और दूसरी चीज एक कानूनी क्रिमिनल केस 420-406 में एक कंप्लेंट देते हुए स्थानीय थाने में उसका एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए बोले। चलिए, बिल्कुल डीएस नंदी साहब, जो चेतन जी ने आपको जो उपाय बताया है वो रास्ता अगर आप अख्तियार करते हो तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता ज़रूर उपलब्ध हो पाएगी। हम अपने दर्शकों से भी बार बार इस बात को लेकर अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या से आप परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। जो नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करके सीधा सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। चेतन जी, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट जुड़े कि दफ्तरों में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर हैरेसमेंट के आरोप लगते हैं, स्कूलों में भी हैरेसमेंट होता है, तो वहां पर कितनी देखिए कानूनन अगर वो बात की जाए, ये बहुत ही ज्वलनशील है, क्योंकि बच्चों के साथ जो भी घटनाएं होती हैं, बच्चे या बच्चों को इतना डरा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बच्चे के साथ या मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड, बोथ आर सब्जेक्टेड टू मॉलेस्टेशन इन मेनी ऑफ द केसेस। तो बच्चों के साथ माता पिता एवं घर के जितने बड़े दादा दादी या जो भी जितने घर में, उनको एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनाकर रखनी चाहिए कि बच्चे के साथ जो भी घटना हुई अगर, तो वो अपनी सबसे पहले जो करीब होता है वो अपनी माँ को बता सके या अपने दादा दादी या जो भी जितने घर पे हों, उनसे वो अपनी घटना के बारे में जो उनके साथ कुछ भी हुआ हो वो बता सके। और पेरेंट्स को उस चीज को, जो भी अभिभावक हैं उनको उस चीज को सीरियसली लेते हुए स्कूल प्रशासन से रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर स्कूल प्रशासन, जो कि काफी मामलों में देखा गया है कि उसको चीजों को नोटिस में नहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश, लीपापोती होती है, उसको फिर आगे लोकल पुलिस स्टेशन में ले जाकर उस घटना की जानकारी जरूर दे। और इसमें एक जो बहुत मूल कारण है कि अभिभावकों को बच्चों के साथ दोस्ती का एक रिश्ता कायम रखना चाहिए, जिसमें बच्चा ना डरे और साइकोलॉजिकली वो अपने अभिभावक, पेरेंट्स, माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची से वो घटना का बात बता सके। बिल्कुल, इसके तमाम और पहलू हम समझेंगे। मोहनवीर सिंह जी दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहनवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। जी सर, देखिए क्या है कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था जी। तो उसमें क्या है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद ना तो उन्होंने मुझे अब जॉब पे रखा है और ना ही उसके बाद कुछ मुझे उन्होंने सेटलमेंट या कुछ भी किया है। तो अब इसमें क्या किया जाए सर? आपने जो जॉब ज्वाइन करी होगी उसमें आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लिखित में दिया गया होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, उन्होंने एक लेटर दिया था, बस ऑफर लेटर, उसमें कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया। जो ऑफर लेटर आपको दिया गया है उसको ले जाकर आप संबंधित या तो अपनी कंपनी में बात करें, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आप वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर अगर आते हैं तो उस पे करने के बाद अपने किसी अधिवक्ता को कागज दिखाएं या हमें भेजें, उसका जवाब आपको ईमेल द्वारा दे दिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर, मेरा वाइफ ने मेरे पे कुछ केस कर रखा है जी। किस सेक्शन में है? 498 डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का 125 का है जी। अच्छा जी, खर्चे का भी? खर्चे का उसमें मेरा खर्चा वहाँ रखा 3000 रुपए महीना जी। मुख्य क्वेश्चन बताएं, आप क्या पूछना चाहते हैं संबंध में? उसमें जो खर्चा बंद हो सकता है या नहीं हो सकता मेरा जी?
जी बहुत ही एक सवाल जो कि आपका केस, आपकी वाइफ कितनी पढ़ी लिखी हैं? वो +2 है जी। हाँ जी, +2 है जी। +2 हैं। आप खर्चा बंद नहीं हो सकता है ऐसा आप पूछ रहे हैं। इसके मातहत आप जो कागज हैं आपके, उसको भेजना पड़ेगा। क्या कारण है कि आपकी पत्नी आपसे अलग हुई हैं, और उसमें बहुत से पहलू देखने पड़ेंगे, तभी आपको बताया जा सकता है। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े उनका वाजिब जवाब चेतन चांदेली जी की तरफ से दिया गया। और अगर आप भी हमें कॉल करना चाह रहे थे, आपका कॉल अगर किसी कारणवश नहीं लग पाया है, तो आपका जो भी सवाल है, आप अपना सवाल भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही ईमेल के माध्यम से भी अगर कोई समस्या कानूनी आपके जहन में चल रही है तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। कागजात भी भेज सकते हैं जिनका निरीक्षण करने के बाद आपको बेहतर कानूनी उपचार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चेतन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। एक बात बोलना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। मैं महिलाओं और पेरेंट्स से ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी उत्पीड़न से डरे नहीं, उसको रिपोर्ट जरूर करें। जितना डरेंगे उतना ही डराया जाएगा। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चेतन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल कानून हर समस्या में सही समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक जो बड़ा वर्ग है वो कहीं ना कहीं इंसाफ की दहलीज से दूर इसलिए हो जाता है क्योंकि जागरूकता की कमी होती है, जानकारी की कमी होती है। और इसी अंतर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।